सो हेलो गाइस, इस वीडियो में हम लोग सीखने जा रहे हैं अबाउट कंप्यूटर्स। कंप्यूटर के इंट्रोडक्शन देखेंगे और तो और हिस्ट्री एंड एवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर देखेंगे और प्लस हम लोग एक Y2 के प्रॉब्लम देखेंगे जो कि हम लोग को आई थी 1999 में। तो हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो इनिशियली हम लोग, आप टेबल्स ऑफ कंटेंट देख लो, हम लोग इनिशियली बेसिक जाएंगे, क्या है कंप्यूटर वर्ड, कहाँ से आया था, इसका मीनिंग क्या होता है एंड ऑल। इसके बाद हम लोग डेफिनेशन देखेंगे क्योंकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो डेफिनेशन होता है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। फिर हम लोग कंप्यूटर का एक बेसिक वर्किंग देखेंगे। उसके बाद Y2 के प्रॉब्लम मैंने आपको बताया था वो। उसके बाद हम लोग देखेंगे हिस्ट्री एंड एवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर। कुल। तो बेसिक जान लेते हैं। जो कंप्यूटर है वो आया है कॉम्प्यूटेर वर्ड से, COMPUTARE। ये एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब होता है टू सम अप, टू कैलकुलेट। इन शॉर्ट हम लोग कैलकुलेशंस कर रहे हैं कंप्यूटर के अंदर। ओके। तो कंप्यूटर वर्ड है वो आया है लैटिन वर्ड से, कॉम्प्यूटेर। आपको पता होगा आजकल हम लोग हर जगह पे यूज करते हैं। इनफैक्ट ये आप देख सकते हो, ये मेरा फोन है तो दिस इज ऑल्सो लाइक अ कंप्यूटर ओनली। ये लैपटॉप है, ये भी एक मेरा कंप्यूटर ही है। तो सारी चीजें कंप्यूटर के ऊपर ही बन रही है एंड हम लोग का एक तरीके से पार्ट ऑफ द लाइफ बन चुका है। मेरा ये जो है चीजें हम लोग, आप बोल सकते हैं कि हम लोग की लाइफ में बहुत ज्यादा वैल्यू एडअप कर रही है चीजें, इसीलिए ये पार्ट ऑफ द लाइफ बन गया है। एंड आजकल तो ऐसा हो गया कि कंप्यूटर के बिना रहा नहीं जा सकता, फोन के बिना कोई रह नहीं सकता। रील्स देखने, टिकटॉक देखना, तो बहुत सारी चीजें। तो या और तो और जो मेन मोटिव था कंप्यूटर को बनाने का वो था कि हम लोग को जो जो काम है, जो कैलकुलेशंस वगैरह है, उसको एकदम फास्ट करना था। ऑल्दो आपने देखा होगा अगर हम लोग मैथ्स वगैरह करते तो टाइम लगता है कैसे, तो वो टाइम ना लगे इसीलिए कंप्यूटर का इन्वेंट हुआ था इनिशियली। लेकिन आगे जाके वो चेंज हुआ, एवोल्यूशन हुए। और आप देख रहे हो अभी जो हमारे कंप्यूटर से आप सामने वीडियो देख रहे हो और पढ़ रहे हो। सो दिस इज द पावर ऑफ टेक्नोलॉजी एंड एवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर, आप बोल सकते हो। और भी बहुत सारी चीजों में चेंज हुआ, लेकिन हम लोग कंप्यूटर के बारे में पढ़ रहे हैं इसलिए हम लोग कंप्यूटर से रिलेटेड ही चीजें देखेंगे इस वीडियो के अंदर। ओके। सो यहाँ पे डेफिनेशन ऑफ कंप्यूटर, डेफिनेशन क्या है कंप्यूटर का, आपको बहुत जगह पे अलग अलग मिल जाएंगे। ये मेरे एक बुक में था तो मैंने ये वाला डेफिनेशन लिया है। बहुत अलग अलग डेफिनेशन है तो आपको जो रिफर करना है वो कर सकते हो। सबका मीनिंग सेम ही होता है। ओके। तो कंप्यूटर का डेफिनेशन है, कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, अ मशीन दैट कैन स्टोर डेटा, स्टोर करता है डेटा को, अरेंज डेटा, अरेंज करता है डेटा को, फाइंड करने में मदद करता है डेटा को। आपने देखा होगा कि आपके फाइल मैनेजर्स में आप फाइल को फाइंड कर सकते हो। एंड कंट्रोल अदर मशीन, अदर मशीन्स को भी कंट्रोल करता है। जैसे कि प्रिंटर वगैरह हम लोग को चाहिए तो हम लोग उसको कंट्रोल कर सकते हैं, हमारे पीसी से प्रिंट आउट ले सकते हैं। तो इस तरीके से चीजें होती है। इसके बाद हम लोग देखते हैं बेसिक वर्किंग ऑफ कंप्यूटर। ओके। तो यहाँ पे सबसे पहले आप देख सकते हो ये हमारे पास बेसिक वर्किंग है। इसमें लेफ्ट साइड पे आप बोल सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पे लेफ्ट साइड पे इनपुट डिवाइस है और फिर आउटपुट डिवाइस है और बीच में एक प्रोसेसिंग होती है। तो बेसिक वर्किंग जो होता है ना कंप्यूटर का वो सब सब जगह पे सेम होता है। इनपुट डिवाइस से हम लोग इनपुट देते हैं और उसके बाद हम लोग आउटपुट डिवाइस से आउटपुट लेते हैं। तो इनपुट से जाते हैं सीपीयू के पास, सीपीयू जो है वो क्या करता है, वो प्रोसेसिंग करते हैं हमारी जो इनपुट है उसको, और वो इनपुट का जो प्रोसेसिंग होने के बाद जो आउटपुट आता है वो हम लोग को प्रोवाइड करता है। इनपुट हमेशा रॉ डेटा में होता है, जैसे कि मैंने अगर कुछ टाइप किया AYU ऐसा कुछ टाइप किया तो वो रॉ होगा, वो कंप्यूटर के पास जाएगा और फिर वो कंप्यूटर उसको प्रोसेस करेगा और फिर हमें उसके हिसाब से आउटपुट देगा। मैंने अगर बोला 5+10 करो तो 5+10 कितना होता है वो कंप्यूटर कैलकुलेट करेगा और फिर हमें वो आंसर देगा, आउटपुट देगा। ओके। तो दिस इज द थिंग। इनपुट के लिए कुछ डिवाइसेस होते हैं, आउटपुट के लिए कुछ डिवाइसेस होते हैं। इनपुट के लिए कीबोर्ड, माउस एक कॉमन आप बोल सकते हैं। आउटपुट के लिए मॉनिटर, प्रिंटर, ये भी कॉमन बोल सकते हो, हमारे कॉमन जो इनपुट आउटपुट डिवाइस है। इसके आगे आप कुछ लिस्ट कर देना कमेंट के अंदर तो लोगों को भी हेल्प हो जाएगी कि कौन से इनपुट डिवाइस होते हैं। और मेन जो काम होते हैं सारी सारी चीजें वो होती है सीपीयू के अंदर। सीपीयू एक चिप होती है टेक्निकली। अगर अभी आपने देखा होगा कि हम लोग के पास वो कैबिनेट होता है उसी को हम लोग सीपीयू बोलते हैं। उसको हम लोग सीपीयू नहीं बोलते, लाइक सीपीयू उसके अंदर एक पार्ट होता है, दैट इज सीपीयू। उसको हम लोग बोलते हैं सिस्टम, आप बोल सकते हैं एक तरीके से। ओके। तो सिस्टम यूनिट आप बोलोगे ना तो ज्यादा बेटर लगेगा क्योंकि वो सीपीयू नहीं होता, टेक्निकली सीपीयू नहीं है वो, लेकिन लोगों ने इतना ईजी कर दिया तो हम लोग उसको सीपीयू ही बोलते हैं बचपन से, इसीलिए। ओके। तो दिस इज द थिंग। इसके बाद Y2 के प्रॉब्लम, Y2 के प्रॉब्लम से पहले आप ये देख सकते हो, एक फोटो था मेरे को ऑनलाइन मिला। तो दिस वाज द थिंग जो हम लोग को उस टाइम पे थी। ओके। एक ऐसा बग आ गया था बोल सकते हैं, एक इशू था जो Y2 के प्रॉब्लम था जो हम लोग को 1999 में आया था। तो ये इशू सिंपल क्या था ना, हम लोग का जो डेट फॉर्मेट है वो होता है DDMMYY। ओके। तो DDMMYY में एक प्रॉब्लम थी।
अगर मतलब ईयर अगर चेंज हो रहा है भाई 4 यूनिट, जैसे कि अगर मैं 2001 और 2020 लूँ तो हम लोग के सब क्लास के नंबर चेंज हो रहे हैं, लेकिन 1990 और 2010 लूँ तो उसमें क्या है, चारों नंबर चेंज हो रहे हैं। तो यहाँ पे एक ये इशू आया था। क्या आया था इशू कि 1999 से 2000 होगा तो क्या होगा, 1999 और फिर 2000, तो हमारा ये कंप्यूटर डिसाइड ही नहीं कर पाएगा कि उसे 2000 में जाना है या 1900 में जाएगा। अभी सिस्टम में प्रोग्राम तो यही है कि 99 के बाद 100 आएगा, लेकिन वो 100 क्या इफेक्ट करेगा वो कहीं पे भी डिफाइन नहीं था। तो हम उन लोगों ने क्या किया, इसको सॉल्व करने के लिए जो हमारा डेट फॉर्मेट था उसको चेंज कर दिया, DDMM YY YY। तो हम लोग को पूरा साल दिखता है, 2011 2012 जो भी ईयर है वो। 1999 के पहले वो सिर्फ DDMM YY था, क्योंकि लोगों ने सोचा नहीं था कि लाइक सिर्फ दो डिजिट के आगे भी हो सकता है। उस टाइम पर लाइक थिंकिंग नहीं हुई रहेगी उतनी, तो इसीलिए ये चीज हुई थी कि लाइक उन्होंने ये चीज के बारे में पॉसिबिलिटी सोची नहीं। लेकिन जब ये पॉसिबिलिटी आई तो उन्होंने उसको फिक्स किया। तो एक सिंपल सा बग था, लेकिन फिर भी ये जो चीज थी बहुत ज्यादा पॉपुलर हुई थी। इनफैक्ट रिसेंटली भी जो क्रोम का था, क्रोम का 99 वर्जन था, उससे वो 100 वर्जन में शिफ्ट हुआ। तो उसके अंदर बोल रहे थे कि कुछ इश्यूज आ सकते हैं, ये है वो है। तो चीजें वही है कि लाइक जो वर्जन चेंज हो रहे हैं, जो चीजें चेंज हो रही है ना, इसकी वजह से कुछ ना कुछ इश्यूज आ सकते हैं। तो ये सारी चीजें हम लोग पहले से सोच के नहीं रखते कि भाई ये ऐसा होगा या ऐसा होगा, वो इनिशियली आ जाती है आगे जाके। तो जब ये आएगी हम लोग उसको सॉल्व कर देते हैं। वैसे ही अगर हम लोग की ये कंप्यूटर का इश्यू सॉल्व नहीं होता तो हम लोग का 1999 के बाद जो हमारे कंप्यूटर्स थे वो एक सेंचुरी पीछे चले जाते, वो काउंट करते 1900, क्योंकि उसमें YY था ही नहीं, मतलब ईयर का था ही नहीं पूरा फॉर्मेट। तो ये एक इशू था। अगर आपको समझ में नहीं आया तो मुझे कमेंट कर सकते हो, मैं इसको डिटेल में बता दूंगा वापस से। सो दिस वाज द थिंग। आप यहाँ पे एक इमेज भी देख सकते हो, इसमें December 31 1999 12:59 PM लिखा हुआ है, और जनवरी 1 2000 में 12:01 को कंप्यूटर वर्क करना बंद कर दिया। तो ये एक चीज थी। ओके, तो इसके बाद हम लोग के पास आता है हिस्ट्री एंड इवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर। जैसे ह्यूमन का इवोल्यूशन हुआ था, बंदर से वो अभी जैसे दिखते हैं वैसे बने हैं, वैसे ही कंप्यूटर का भी इवोल्यूशन हुआ था, हिस्ट्री थी उसकी कुछ। तो हम लोग हिस्ट्री जानेंगे, क्योंकि आपको हिस्ट्री जानने के बाद पता चलेगा ठीक है हम लोग कंप्यूटर में क्या यूज करते हैं, क्यों यूज करते हैं, ये चीज आई कहाँ से। अगर हिस्ट्री ही नहीं पता तो आपको पता ही नहीं होगा कि ये चीज आई कहाँ से। आप यूज कर रहे हो लेकिन आपको पता ही नहीं कि वो चीज आई कहाँ से। ऑल्दो हिस्ट्री डजेंट मैटर्स, लाइक आपको एग्जाम में पूछा जाता है सिर्फ इतना ही रहता है, इसके अलावा कहीं पूछा नहीं जाता। तो ये एक चीज है, बट आपको एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग भी हो जाती है। ठीक है, ये चीज ऐसे ऐसे वर्क करती है, मेरे को कुछ इशू आता है तो मैं ऐसे ऐसे सॉल्व कर सकता हूँ। तो ये चीज आगे जाके काम आ भी सकती है और नहीं भी आ सकती, मोस्ट ऑफ द केसेस में नहीं आएगी। ओके, सो फर्स्ट जो कंप्यूटर था हम लोग उसको बोलते हैं एबैकस। एबैकस आपने अभी भी देखा होगा, लोगों को जो बच्चे लोग हैं उसको कैलकुलेशन वगैरह के लिए यूज करते हैं। तो इसके अंदर है ना एक बीट्स होती है, लाइक उसके अंदर दो सेक्शन होते हैं, अर्थ सेक्शन और हेवन सेक्शन। तो लाइक मैं अभी डिटेल में तो नहीं बताऊंगा, लेकिन उसके अंदर जो बीट्स रहती है उसको हम लोग मूव करते थे और फिर हम लोग कैलकुलेशन करते थे। इसके अंदर एक इशू था कि हम लोग बहुत लार्ज नंबर जो है ना उसको कैलकुलेट नहीं कर पाते थे, ये एक इशू था। इसका फुल फॉर्म में बता देता हूँ, अबेंडेड बीट्स एडिशन एंड कैलकुलेशन यूटिलिटी सिस्टम, ये उसका एक फुल फॉर्म है। ये टेक्निकली हम लोग बोला जाता है कि एक फर्स्ट मशीन थी जो कैलकुलेट कर सकती थी। इसके पहले कुछ चीजें होती थी, जैसे कि आप बोल सकते हो वो स्टिक, आपने देखा होगा कि हम लोग 5 लाइन मारते हैं और उसको क्रॉस करते हैं, तो इस तरीके की कुछ चीजें होती थी, उसको भी हम लोग गिन सकते हैं। बट आप टेक्निकली बोलोगे तो वहां से हम लोग कैलकुलेशन नहीं कर पाते थे, हम लोग ऐड कर सकते थे, लेकिन सबट्रैक्ट वगैरह बहुत सारी चीजें थी। लेकिन यहाँ पे हम लोग एडिशन, सबट्रैक्शन, डिवीजन, मल्टीप्लाई चारों चीजें कर सकते हैं। मैं कभी भी बोलूँ कि बेसिक अर्थमेटिक ऑपरेशन, इसका मतलब हुआ प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई, ये चीजें हम लोग कर सकते थे। अबैकस जो है वो 5500 BC में बहुत ज्यादा यूज होता था। 500 BC मतलब 3000 साल पहले। ओके, और तो और ये जो है ये इन्वेंट हुआ था 24 BC में, 2400 BC में, 2400 BC में उस टाइम पे ये इन्वेंट हुआ था। लेकिन ये बोलते ना उस टाइम पे इतना यूज नहीं होता था, लेकिन 500 BC में चाइना साइड पे बहुत ज्यादा यूज होता था। ये आप बोल सकते एशियन कंट्रीज में कुछ होता था ये यूज। ओके, ये एक मैकेनिकल डिवाइस है। मैकेनिकल डिवाइस मतलब उसके अंदर चीजें मूव होती है, तो दैट्स व्हाई वी कॉल्ड इट एज अ मैकेनिकल डिवाइस। कुल, सो दिस वाज द थिंग। इसके बाद हम लोग के पास है नेपियर्स बोन। नेपियर्स बोन ने है ना हम लोग की जो उसमें प्रॉब्लम थी कि हम लोग बड़े डिजिट को कैलकुलेट नहीं कर सकते। जैसे कि अगर मेरा समझ लो मेरा एक बिजनेस है, तो बिजनेस के अंदर हर रोज लाखों प्रोडक्ट बिक रहे हैं, हर रोज लाखों प्रोडक्ट खरीद रहा हूँ मैं, बहुत सारी चीजें हो रही है। तो उसका कैलकुलेशन करने के लिए उस टाइम पे तो था नहीं ऐसा कोई कंप्यूटर वगैरह, तो वो कैलकुलेशन करने के लिए हम लोग इसका यूज करते थे उस टाइम पे, नेपियर्स बोन का।
स्पेशली बंदा बिठाया जाता था कि भाई तू इसको कैलकुलेट कर, उसको पैसे मिलते थे। तो लाइक आपने देखा होगा कि अकाउंटेंट वगैरह को उस टाइम पे बहुत ज्यादा चीज थी। इनफैक्ट कुछ साल पहले भी बहुत ज्यादा डिमांड थी, कंप्यूटर्स आने की वजह से ये सारी चीजें बहुत कम हो गई आजकल। ऑल्दो अभी भी डिमांड बहुत है, लेकिन उस लेवल पे नहीं जितनी उस टाइम पे थी। ओके, सो या इसके अंदर हम लोग लार्ज कैलकुलेशन कर सकते थे, लार्ज नंबर ऑफ। इसके अंदर क्या होता था, एक मूविंग रॉड होती थी, हम लोग उसको घुमाते थे एंड उसके हिसाब से हम लोग नंबर लाते थे और फिर स्लाइड में हम लोग उसको ऐड करते थे, तो जो आंसर आता था वही हम लोग का आंसर होता था। तो ये मोस्टली मल्टीप्लीकेशन वगैरह के लिए यूज होता था, बिकॉज आप बोल सकते हैं कि हम लोग का एडिशन सब्ट्रैक्शन इसके अंदर आपको मैनुअली करना पड़ता, लेकिन बोलते हैं ना बहुत बड़ा लाइक प्रोडक्ट और क्वांटिटी होती थी, तो उसको कैलकुलेट करना तो वो थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग होता था, तो वो थोड़ा सा टाइम लगता था। तो उसी को सॉल्व करने के लिए ये बनाया गया, तो आप बहुत इजीली चीजें कर सकते थे। ओके, और ये जो है ये इन्वेंट किया था भाई जॉन नेपियर्स ने। तो नेपियर ने स्कॉटलैंड में इसको इन्वेंट किया था। अभी यहाँ पे मैंने स्पेस नहीं डाला उसके लिए सॉरी, बट मैं जैसे सबको बता रहा हूँ। ओके, इसके बाद स्लाइड रूल। अगर मैं किसी का नाम प्रोनाउंस रॉन्ग करूँ तो उसके लिए माफ कर देना, फिगर के सबके नाम याद अच्छे से नहीं होते, लाइक प्रोनाउंस कैसे करूँ सबको समझ में नहीं आता। ओके, ये जो स्लाइड रूल था आप यहाँ पे देख सकते हो, एक लाइक आप देख सकते हो यहाँ पे एक तरीके से क्या बोलते हैं, काइंड ऑफ हमारे पास एक स्लाइड करके बना हुआ है, या लाइक एक पट्टी जैसा कुछ बना हुआ है। तो इसके अंदर क्या होता था, हम लोग का इस साइड जो सेंटर वाली जो चीज थी ना, उसको हम लोग बाहर निकालते थे, मतलब जैसे कैलकुलेशन था उसके हिसाब से नंबर के हिसाब से उसको अरेंज करते थे। फिर उसके अंदर जो स्लाइड लगा हुआ है उसको हम लोग मूव करते थे और फिर उसके हिसाब से हम लोग आंसर आते थे। तो ये जो मशीन थी ये बहुत ज्यादा यूजफुल थी मल्टीप्लिकेशन के लिए, डिवीजन के लिए, रूट्स निकालने के लिए, ट्रिग्नोमेट्री के लिए, लॉगरिथम के लिए, तो इन चीजों के लिए बहुत ज्यादा यूज होता था। ये जो था ये नॉर्मली एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए यूज नहीं होता था। सिमिलरली नेपियर्स बोन में एडिशन सब्ट्रैक्शन के लिए यूज नहीं होता था। ओके, इसके बाद अच्छा मैं इसके ये बारे में बताना भूल गया कि ये जो है ये इन्वेंट हुआ था 1622 में बाय विलियम ऑथगर्ड। अभी मेरे को ये प्रोनाउंस करने नहीं आता है, ऑगहर्ट करके कुछ लिखा हुआ है नाम, ये प्रोनाउंस आप खुद पढ़ लेना गूगल से, आपको पता चल जाएगा। ओके, इसके बाद आया पैस्कल 1642 में। मैंने पीछे वाले में 19 बोल दिया क्या, अगर मैंने 19 बोला तो सॉरी, 1622। ओके, इसके बाद है पैस्कल 1642। आप देख रहे हो यहाँ पे बहुत सादा साल हम लोग पीछे है। 1642 में बाय ब्लेस पैस्कल ने ये इन्वेंट किया था पैस्कल। इसके अंदर क्या होता था, अपने पहले के टैक्सीज वगैरह देखोगे उसमें कैसे होता था अमेरिकन साइड पे, कि उसमें एक व्हील होता था, हम लोग उसके हिसाब से फिर वो चलता था, हम लोग उसको फिर उसके हिसाब से पे करते थे। तो यही ऐसे कुछ कॉन्सेप्ट इसके अंदर भी था। इसके अंदर हम लोग व्हील था, उसके अंदर 4-5 बोल सकते हैं कि 4-5 चीजें थी इसके अंदर, आप बोल सकते हैं। इसके अंदर हम लोग व्हील्स थे, उसके अंदर ऊपर 4-5 इनपुट थे और फिर लास्ट में एक बॉक्स था आउटपुट का। तो हम लोग को सब में इनपुट डालना पड़ता था और सब में इनपुट डालने के बाद हम लोग आउटपुट डालते थे, जिसमें आपको इनपुट देने उतने इनपुट डालते हैं और लास्ट वाले में हम लोग को आउट मिलता था। तो नीचे एक व्हील था, उसको हम लोग व्हील को घुमाते थे और इनपुट डालते थे। तो इस तरीके से हम लोग इनपुट डाल के करते थे। ये जो था ये एडिशन बेस्ड चीजें भी थी, एडिशन और सब्ट्रैक्शन के बेस के ऊपर था। इसके अंदर मल्टीप्लिकेशन वगैरह होता था, लेकिन कैसे होता था वो एडिशन और सब्ट्रैक्शन के रूप में होता था। अभी सिंपल बता दो कि हम लोग जो मल्टीप्लाई करते हैं वो कैसे करते हैं। 3 × 3 × 3 मतलब 3 3 बोलूँ तो मैं कैसे कर, आप कैसे करोगे, 3 3 9 होता है। ओके, तो क्या करते हो, सिंपल से क्या करते हैं हम लोग 3 + 3 + 3, ये हो गया 9। तो इस तरीके से ही जहां पे भी कैलकुलेशन होते हैं मल्टीप्लाई और डिवाइड। ओके, माइनस कर लो अगर डिवाइड करना है तो ऐसी कुछ चीजें थी उसके अंदर। इसके बाद हमारे पास आया डिफरेंस इंजन और एनालिटिकल इंजन। अभी देखो इसके बीच में भी कुछ चीजें थी, कुछ चीजें जो मैंने आप बोल सकते हैं कि हमने नहीं पढ़ी क्योंकि वो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं थी। एक लूम था जिससे ये चीज आई थी, ये जो हम लोग का डिफरेंस इंजन था वो लूम के वजह से आई थी यहाँ पे, बट हम लोग इसको आगे डिस्कस कर लेंगे, लेकिन इसका नीड नहीं है, इसीलिए हम लोग उसको नहीं पढ़ रहे। ओके, इसके बीच में बहुत ज्यादा एवोल्यूशन हुए थे, हम लोग खाली नहीं पढ़ रहे क्योंकि वो काउंट नहीं होती मोस्ट ऑफ द टाइम में, और आपको ये एग्जाम में अगर आपको दिया हुआ है आपके बुक में तो आप पढ़ लेना सिंपल। अभी यहाँ पे डिफरेंस इंजन क्या था, डिफरेंट इंजन और एनालिटिकल इंजन, लाइक आप बोल सकते हैं इसमें ये जो था 1822 से 1834 के बीच में बाय चार्ल्स बैबेज ने बनाया। अभी चार्ल्स बैबेज आपको नहीं पता कौन है, तो ही इज द फादर ऑफ कंप्यूटर। हम लोग बोलते हैं चार्ल्स बैबेज को फादर ऑफ कंप्यूटर। क्यों बोलते हैं, क्योंकि इन्होंने जो डिवाइस बनाया था इसके अंदर हम लोग जो कंप्यूटर में बेसिक चीज क्या होती है मैंने आपको बताया था, इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट और स्टोरेज, ये 4 चीजें होती है। तो इन्होंने जो मशीन बनाए थे डिफरेंस इंजन और एनालिटिकल इंजन, ये दोनों में
हम लोग ने इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट, स्टोरेज, ये चारों चीजों का यूज किया था। ओके, सो इसीलिए हम लोग इसको फादर ऑफ कंप्यूटर बोलते हैं। ओके, तो दिस वाज द टाइम जिस टाइम पे हम लोग की अभी भी मैकेनिकल डिवाइस है। देखो अभी तक हम लोग जितनी भी चीज देख रहे हैं ना, सारी की सारी मैकेनिकल डिवाइस है, ये चीज याद रखना। ओके, सो इसके अंदर भी हम लोग व्हील के द्वारा जो इनपुट है वो देते थे। इसके अंदर जो व्हील्स होते थे साइड में, उसके द्वारा हम लोग इसको इनपुट देते थे और फिर वो प्रोसेस करके हम लोग को आउटपुट देता था। इसमें भी कुछ सेकंड्स का टाइम लग जाता था वो सॉल्व करके हम लोग को देने में, बट इट वाज फास्टर एज कम्पेयर टू अदर वन, इसके पहले जो हम लोग ने देखा वो। ओके, सो दिस वाज द टाइम, इसीलिए हम लोग को इनको बहुत बहुत ज्यादा ही लाइक नाम आपने सुना होगा, चार्ल्स बैबेज करके। सो दिस वाज द रीजन कि हम लोग को जो बेसिक चीज थी वो यही से आई थी। इसके बाद हम लोग सेंसर स्टेबुलेटर बोलते हैं इसको, या फिर आप बोल सकते हैं टेबुलेटिंग मशीन। लाइक दो नाम है, आप दोनों का एक ही मतलब होता है, एक ही मशीन को रिफर किया जा रहा है, लेकिन कुछ लोग सेंसर स्टेबुलेटर बोलते हैं, कुछ लोग टेबुलेटिंग मशीन बोलते हैं। तो दिस वाज द थिंग, ये जो है ये आया था 1890 में। ये जो था इन्होंने सबसे पहली बार पंच कार्ड का यूज किया था फॉर इनपुट। अभी तक हम लोग व्हील्स के द्वारा इनपुट कर रहे थे, जहाँ पे पंच कार्ड के थ्रू करते हैं। पंच कार्ड कैसा दिखता है हम लोग आगे बात करेंगे, बट पंच कार्ड के थ्रू हम लोग ने इनपुट दिया था। अभी इसके पहले एक चीज थी, एक लूम बनाया था, अभी मेरे को नाम याद नहीं उसका, जैसे कुछ तो नाम था, तो उसने एक लूम बनाया था, उसके अंदर पंच कार्ड का यूज किया था। तो उधर से ये आइडिया आया कि हम लोग को ये बनाना चाहिए। और तो और ये जो हर्मन हॉलेट है, इन्होंने लाइक ये आइडिया आया था चार्ल्स बेबेज को। चार्ल्स बेबेज ने आइडिया लिया, ठीक है ये चीज क्या करते हैं, लेकिन इन्होंने वो चीज को इम्प्लीमेंट कर दिया। इन्होंने वो चीज को लाइक कुछ ही टाइम में ला दिया ये चीज को। तो ये चीज इसके लिए हम लोग इनको लाइक आप बोल सकते हैं कि इनको बोलते हैं, लाइक इन्होंने पहली टाइम यूज किया था पंच कार्ड का फॉर इनपुट। लेकिन चार्ल्स बेबेज का आइडिया था ये चीज, लेकिन इनको हम लोग क्रेडिट देते हैं। ओके, इसके बाद इसका जो मेन जो यूज था वो यही था, लाइक अकाउंटिंग पर्पस, यही चीज थी। हम लोग देखो, मैंने आपको अभी भी बताया, पहले स्टार्टिंग में ही बताया कि कंप्यूटर का बेसिक जो यूज था वो यही था कि हम लोग कैलकुलेशन अच्छे से कर पाए। तो कंप्यूटर का अभी भी मीनिंग यही है कि हम लोग अकाउंटिंग वगैरह अच्छे से कर पाए। ओके, इसके बाद आया ट्यूरिंग मशीन। ये मैंने आपको बताया था पंच कार्ड, ये आप देख सकते हो नीचे, ये जो है ये एक पंच कार्ड है। तो पंच कार्ड ऐसा कुछ दिखता है, तो आप देख सकते हो लाइक ये इसके अंदर पंच कार्ड होते हैं, इसके अंदर हम लोग इनपुट डालते हैं और डालते हैं। अभी ट्यूरिंग मशीन वाज द फर्स्ट ऑटोमेटेड मशीन। अभी तक हम लोग मैकेनिकल डिवाइसेस यूज करते थे, जहां पे चीजें ऑटोमेटिक हो गई। हम लोग की जो भी चीजें हो रही थी सारी की सारी ऑटोमेटिक हो गई। हम लोग ने यहाँ पे पंच कार्ड का यूज किया था, पंच कार्ड से हम लोग इनपुट दे रहे थे, हम लोग का आउटपुट भी मिल रहा था एकदम अच्छे से। और एलन ट्यूरिंग के द्वारा बनाया गया था, 1936 के आसपास बनाया गया था आप बोल सकते हो। और तो और ये जो मशीन थी प्रोग्रामेबल मशीन थी। अभी तक इसके पहले जो भी हम लोग ने देखा वो प्रोग्रामेबल नहीं थे, लाइक आप बोल सकते हैं कि हम लोग एक लॉजिक लगाए वही चीज चलते रहे, ऐसा कुछ चीज नहीं था उसके अंदर। ओके, सो दिस वाज द टाइम जिसने पूरा चीजें चेंज कर दी, पूरा चीजें रेवोल्यूशनाइज कर दिया। और ये वर्ल्ड वॉर का भी टाइम था, तो एलन ट्यूरिंग ने वर्ल्ड वॉर में भी हेल्प की थी ये चीज बना के, मशीन बना के। और तो और इनकी डेथ का कारण क्या था मालूम है, इन्होंने एक साइनेट वाला एप्पल खा लिया था, इसीलिए ये मर गए थे। एंड कोइंसिडेंसली आपने देखा होगा कि कोइंसिडेंसली तो नहीं, लेकिन एप्पल ने ये चीज को डिनोट करने के लिए जो खाया हुआ हाफ बिटन एप्पल है लोगों का, मतलब मैं लोगों की बात कर रहा हूँ, तो वो एलन ट्यूरिंग को ही रिफर करता है। ओके, तो दिस वाज द थिंग। इसके अंदर हम लोग ने एक एडा करके एक बोल सकते हैं मोहतरमा थी, जिन्होंने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज फर्स्ट टाइम यूज की थी, जो इसके अंदर नहीं की थी उन्होंने। इसके पहले जो हम लोग ने देखा इसके अंदर यूज की थी, सॉरी इसके अंदर नहीं, डिफरेंस इंजन और एनालिटिकल इंजन में इन्होंने यूज किया था एडा करके। तो उन्होंने फर्स्ट टाइम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज किया था इनके द्वारा। लाइक आगे हम लोग देखेंगे तो उसमें एक लैंग्वेज भी है एडा करके, लेकिन हम लोग आगे देखेंगे वो चीज। ओके, तो दिस वाज द थिंग। इसके अंदर मैंने आपको बता दिया कि प्रोग्रामेबल मशीन थी, ऑटोमेटिक मशीन थी ये चीज, तो हम लोग बहुत ज्यादा अच्छे से चीजें कर पाते थे। पंच कार्ड का यूज होने लग गया इनपुट के लिए। इसके बाद हम लोग के चालू होते जनरेशन। दिस वाज द टाइम जहां पे हम लोग ने ऑटोमेटिक करना सीख लिया था। और आप इस मशीन को भी फर्स्ट जनरेशन में गिनते हैं हम लोग नहीं। ओके, तो यहाँ पे हम लोग बात करेंगे जनरेशन की, कंप्यूटर के जनरेशन। इसके पास अभी तक हम लोग देख रहे थे हिस्ट्री, अभी हम लोग देख रहे हैं इवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर। तो एलन ट्यूरिंग ने बना दिया, उन्होंने ऑटोमेटिक मशीन बना दिया। इसके बाद का काम जो है वो बाकी लोगों ने किया। इसके बाद हम लोग के पास कोई स्पेसिफिक आप बोल सकते हैं कि बंदा नहीं था जिसने ये चीजें की, बहुत सारे बंच ऑफ ग्रुप, बहुत सारी चीजों ने मिलके ये चीज इन्वेंट की, धीरे धीरे करके इवोल्यूशन हुआ। ओके, अभी यहाँ पे सबसे पहले आता है फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर।
तो फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में हम लोग ने यूज किया वैक्यूम ट्यूब्स का। वैक्यूम ट्यूब्स आप यहाँ पे फोटो देख सकते हो। तो वैक्यूम ट्यूब्स के अंदर हम लोग लाइक कैलकुलेशन वगैरह इसके थ्रू होता था। और तो और ये जो था इसके अंदर बहुत सारे कॉन्स थे, जैसे कि सबसे पहले बहुत ज्यादा लाइक ये इलेक्ट्रिसिटी लगता था इसको, तो हम लोग को पूरा का पूरा पावर प्लांट सेटअप करना पड़ता था। आप सोच सकते हो कि लाइक सिर्फ एक कंप्यूटर चलाने के लिए पूरा पावर प्लांट, इतना ज्यादा खर्चा होता था। और तो और ये जो है बहुत ज्यादा हीट प्रोवाइड करता था, बहुत ज्यादा। लाइक आप बोल सकते हैं कि अगर मैंने 2 मिनट भी स्टार्ट कर दिया ना तो पूरा जल जाएगा। देखो लाइक बहुत ज्यादा ही चीजें थी। तो इसको प्रॉपर एयर कंडीशनिंग लगता था, पूरा अच्छे से रूम ठंडा होना चाहिए फिर जाके हम लोग चालू करते थे। और तो और इसमें कोई ज्यादा देर तक काम भी नहीं कर सकता था, क्यों करके बहुत ज्यादा हीटअप होता था। तो ये आप बोल सकते हैं कि एक तरीके से स्टार्टिंग था, इसीलिए हम लोग इसको फर्स्ट जनरेशन बोलते हैं। ओके, इसके अंदर हम लोग पंच कार्ड का ही यूज करते थे फॉर इनपुटिंग। ओके, इनपुट करने के लिए, डेटा को इनपुट करने के लिए हम लोग पंच कार्ड का यूज करते थे। यहाँ पे हम लोग मशीन लैंग्वेज यूज करते थे। अभी यहाँ पे मैंने एलन ट्यूरिंग में बताया, तो ये जो है ये मशीन लैंग्वेज है। इसके अंदर 0101 फॉर्मेट में ये पंच कार्ड किया हुआ है। ओके, तो यहाँ पे हम लोग वही चीज यूज कर रहे हैं, मशीन लैंग्वेज का यूज कर रहे हैं। इसके बाद आप देख सकते हो यहाँ पे कुछ चीजें मैंने लिख के रखी है, लेकिन मैं ऊपर ऊपर से चीजें बता देता हूँ कि ये जो है वो बहुत ज्यादा हीट जनरेट करता था। इसके अंदर बहुत ज्यादा इलेक्ट्रिक फेलियर्स होते थे, इलेक्ट्रिसिटी का पूरा पावर प्लांट लगाना पड़ता था। और तो ये बहुत बल्कि होता था, आप बोल सकते हैं पूरा का पूरा रूम वो कवर कर लेता था। पूरा रूम हमें चाहिए इसको एकदम अच्छे से रखने के लिए। हम लोग जो डेटा इसके अंदर स्टोर करते थे वो आप बोल सकते हैं कि वैक्यूम ट्यूब वगैरह में स्टोर करते थे। हम लोग सर्किट्स के लिए वैक्यूम ट्यूब का यूज करते थे, और डेटा स्टोर करने के लिए हम लोग मैग्नेटिक ड्रम्स का यूज करते थे। ओके, सो इसके अंदर और भी चीजें हैं जो आप देख सकते हो। मशीन लैंग्वेज मैंने आपको बता दिया, मशीन लैंग्वेज मतलब बाइनरी लैंग्वेज। ओके, एक सिंपल चीज में बताओ तो इनपुट हम लोग पंच कार्ड के थ्रू लेते थे, ये चीज भी मैंने बता दी। और आउटपुट हम लोग प्रिंट आउट में लेते थे। ओके, इस टाइम पे कोई मॉनिटर वगैरह चीज नहीं थी, तो हम लोग आउटपुट प्रिंट आउट में लेते थे। ओके, यहाँ पे आप थोड़े बहुत चीजें देख सकते हो, इसके बारे में और चीजें लिखी हुई है। ओके, तो लाइक ये मैंने गीक्स फॉर गिग्स के ऊपर से लिया हुआ है। तो लाइक दिस वाज द थिंग जो बहुत ज्यादा इजी थी मेरे लिए स्पेसिफिकली। तो हाँ, इसके बाद हम लोग आते हैं सेकंड जनरेशन। ये आप देख सकते हो, यहाँ पे मैंने फोटो भी लगाया फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। पूरा रूम लगता था, पूरे रूम को ठंडा रखना पड़ता था, बहुत सारी चीजें थी इसके अंदर। इसके बाद आया सेकंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। सेकंड जनरेशन में क्या हुआ ना, जो हम लोग के वैक्यूम ट्यूब थे ना वो रिप्लेस हो गए बाय ट्रांजिस्टर। ट्रांजिस्टर क्या होते हैं आप स्क्रीन पे देख सकते हो, दिस इज द ट्रांजिस्टर। तो ट्रांजिस्टर में क्या हुआ ना कि हम लोग का अगर 40 वैक्यूम ट्यूब यूज होती थी तो उसके जगह पे सिर्फ और सिर्फ एक ट्रांजिस्टर यूज होता था। तो बहुत ज्यादा छोटा हो गया हम लोग का कंप्यूटर। सिर्फ 40 की जगह पे लाइक आप यहाँ पे देख ही सकते हो कि इतना सारा 40 करके बहुत ज्यादा लगाया हुआ है। तो हम लोग का अगर सेकंड जनरेशन में है तो बहुत छोटा हो जाना चाहिए कंप्यूटर, और हो भी गया। अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं तो बहुत छोटा होगा, कॉम्पैक्ट होगा थोड़ा सा। ओके, तो यहाँ पे हम लोग ने ट्रांजिस्टर का यूज किया। और हाँ, फर्स्ट जनरेशन में और सेकंड जनरेशन और थर्ड जनरेशन तीनों में हम लोग ने यूज किया बैच प्रोसेसिंग ओएस। ओके, ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ये क्या होता है ना, बैच प्रोसेसिंग, क्या जो भी हम लोग के काम है उसको एक बैच में बनाते हैं और फिर उसको एग्जीक्यूट करते हैं। ओके, तो फर्स्ट सेकंड और थर्ड जनरेशन में बैच प्रोसेसिंग ओएस का यूज हुआ था। सेकंड जनरेशन में क्या हुआ, देखो सबसे पहले तो पहली वाले में वैक्यूम ट्यूब्स वगैरह यूज हुए, तो बहुत ज्यादा खर्चा होता था। पूरा रूम सेटअप करना पड़ता था, पूरे रूम में हम लोग लगा रहे कंप्यूटर और ज्यादा देर तक काम नहीं कर सकते थे। बहुत सारी चीजें थी, बहुत ज्यादा ही चीजें थी। इसके अंदर हम लोग के ट्रांजिस्टर्स आ गए तो हम लोग थोड़ा और देर तक काम करने लग गए। लेकिन ये अभी भी यहाँ पे हम लोग का हीट का इश्यू सॉल्व नहीं हुआ। हीट अभी भी प्रोड्यूस होती थी, कम होती थी लेकिन जरूर होती थी। तो यहाँ पे एसी लगता ही लगता था। इलेक्ट्रिसिटी की थोड़ा बहुत यूज और होता था, इतना ज्यादा होता था कि आप सोच नहीं सकते। एज कम्पेयर टू फर्स्ट जनरेशन कम होता था, लेकिन यहाँ पे आप आज के कंपेयर में कंपेयर करोगे तो बहुत ज्यादा होता था। ओके, तो यहाँ पे क्या हुआ ना कि हम लोग ये जो डिवाइस था ट्रांजिस्टर की वजह से ये थोड़ा सा एनर्जी एफिशिएंट बन गया। और तो हम लोग बोल सकते हैं कि इसके अंदर भी हम लोग बहुत ज्यादा चीजें करने लग गए। हीट तो अभी भी प्रोवाइड होती थी। ओके, इसके अंदर सबसे पहली बार असेंबली लैंग्वेज को इंट्रोड्यूस किया गया। असेंबली लैंग्वेज क्या होता है, देखो मशीन लैंग्वेज बाइनरी लैंग्वेज जो होती है वो है 0101। असेंबली लैंग्वेज क्या होती है कि उसके अंदर हम लोग ने एबीसीडी यूज करना स्टार्ट कर दिया। तो एबीसीडी के अंदर हम लोग टाइप करते थे और फिर एक असेंबलर था बीच में, जो कि था असेंबलर जो था वो हम लोग ने जो भी टाइप किया उसको ट्रांसलेट कर देता था हम लोग के मशीन लैंग्वेज के अंदर। एक तरीके से बोल सकते हैं ट्रांसलेटर था।
तो असेंबली लैंग्वेज यहाँ पे इंट्रोड्यूस हुई। ये भी थोड़ा सा टफ था सीखना असेंबली लैंग्वेज को, लेकिन एज कम्पेयर टू मशीन लैंग्वेज ईजी था। ओके, सो यहाँ पे हम लोग ने कुछ हाई लेवल लैंग्वेजेस भी डेवलप की थी, कोबाल वगैरह, तो वो भी चीज थी उस टाइम पे, लाइक हाई लेवल लैंग्वेजेस बोल सकते हैं, इतना ज्यादा यूज नहीं होती थी, लेकिन कुछ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज थी। ओके, इसको हम लोग हाई लेवल लैंग्वेज तो नहीं बोलेंगे, लेकिन आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बोल सकते थे। यहाँ पे हम लोग का जो डेटा था वो सेम लाइक मैग्नेटिक डिस्क वगैरह, मैग्नेटिक ड्रम और उसमें यूज स्टोर होता था। और तो और यहाँ पे भी हम लोग ने पंच कार्ड का ही यूज कर रहे हैं। अब तक कीबोर्ड आया नहीं है, ये चीज याद रखना। सेकंड जनरेशन में कीबोर्ड आया नहीं है, इनपुट के लिए पंच कार्ड और आउटपुट के लिए प्रिंट आउट, ये चीजें यूज करने लग गए हम लोग। और जो स्टोरेज की बात आती है वो हम लोग ने लाइक आप बोल सकते हैं मेमोरी ड्रम, मैग्नेटिक ड्रम में यूज स्टोर करना शुरू कर दिया। और तो और मैग्नेट लाइक क्या होता है ना कि लाइक हम लोग के मैग्नेटिक डिस्क वगैरह होती है ना, अब जो ऐसे रील्स वगैरह में होती है, तो उसी टाइप की चीजें होती थी, लेकिन बहुत बड़े स्केल में होती थी। तो यही चीज है। तो यहाँ पे और भी चीजें हम लोग ने दी हुई है यहाँ पे। तो यहाँ पे इन्होंने लिखा हुआ है मशीन लैंग्वेज, असेंबली लैंग्वेज का यूज किया गया था। डेटा को स्टोर करने के लिए मैग्नेटिक टेप, मैग्नेटिक डिस्क का यूज किया गया था। हम लोग का इनपुट लेने के लिए पंच कार्ड का और आउटपुट के लिए प्रिंटर का यूज करने लग गए थे। पावर जो है वो थोड़ी सी कम यूज होती थी, मैंने जैसा कि बताया। इन्होंने कुछ एग्जाम्पल भी दिए हुए नीचे, तो वो आप गूगल करके सर्च कर सकते हो। ओके, इसके बाद आप देख सकते हो कि कैसा दिखता है एग्जैक्टली। ओके, यहाँ पे भी अभी भी कोई डिस्प्ले नहीं है, लेकिन हम लोग पंच कार्ड के थ्रू इनपुट दे रहे हैं और हम लोग को प्रिंट आउट आउटपुट में मिल रहा है। ओके, इसके बाद आता है थर्ड जनरेशन। ये टाइम था जब हम लोग ने कीबोर्ड यूज किया, क्वेटी कीबोर्ड का यूज किया। तो यहाँ पे हम लोग ने कीबोर्ड, मॉनिटर वगैरह का यूज करना स्टार्ट कर दिया था। यहाँ पे हमारे पास आईसीज आने लग गए, जो ट्रांजिस्टर थे वो रिप्लेस हो गए बाय आईसी। आईसी क्या होता है? आईसी के अंदर छोटे छोटे ट्रांजिस्टर होते हैं, ये चीज होती है आईसी। आईसी को हम लोग बोलते हैं इंटीग्रेटेड सर्किट। ओके, जहाँ पे ये जो चीज थी वो पूरा चेंज हो गया, आप बोल सकते हैं। हम लोग ने कीबोर्ड का यूज करने लग गए, आईसी यूज करने लगे, जहाँ पे भी हीट प्रोवाइड होती थी, बहुत ज्यादा हीट आती थी, तो हम लोग को एसी लगता था। ओके, और तो और यहाँ पे हम लोग के पास सेमीकंडक्टर्स आ गए, जो आईसी है वो। ओके, और तो और यहाँ पे कुछ हाई लेवल लैंग्वेजेस डेवलप हुई, जिसको हम लोग यूज करने लग गए। हाई लेवल लैंग्वेज जो ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग के थोड़ा सा करीब होने लग गए। ओके, तो सेकंड जनरेशन में हम लोग ने असेंबली लैंग्वेज का यूज किया, जो ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग के थोड़ा सा करीब आ गई, लेकिन फिर भी ह्यूमन को पढ़ने में थोड़ी सी दिक्कत होती थी, समझने में दिक्कत होती थी। थर्ड जनरेशन में वो जो दिक्कत थी वो थोड़ी सी कम हो गई, खत्म नहीं हुई, कम हुई है। ओके, और इनफैक्ट वो अब तक खत्म नहीं हुई है, खाली कम हुई है। ओके, इसके बाद हम लोग के पास आप बोल सकते हैं इसके अंदर भी सेम ही चीजें जो हम लोग ने ऊपर पढ़ी, सेम ही चीजें होती थी। मैग्नेटिक टेप का यूज होता था, यहाँ पे हम लोग 100 MB तक डेटा स्टोर करते थे। और तो और बहुत सारी चीजें थी, आप देख सकते हो यहाँ पे जो चीजें थी वो चीपर थी, क्योंकि हम लोग ने आईसीज का यूज करने लग गया। और तो और जो आईसी रहती है वो बहुत ज्यादा फास्ट होती है एज कम्पेयर टू ट्रांजिस्टर। और तो और यहाँ पे बहुत ज्यादा बैच प्रोसेसिंग ओएस था, तो हम लोग बोल सकते हैं मल्टीटास्किंग अभी भी नहीं कर सकते थे। लेकिन एक चीज यहाँ पे अच्छी हुई कि हम लोग के पास कीबोर्ड का एक्सेस आ गया, तो हम लोग कीबोर्ड के थ्रू टाइप कर सकते थे। इनपुट हम लोग कीबोर्ड के थ्रू देते थे, यहाँ पे पंच कार्ड का सिस्टम चला गया। ओके, इसके बाद हमारे पास आई डोंट थिंक इसमें और कुछ था थर्ड जनरेशन के अंदर। मैंने आपको ये भी बता दिया। तो या इसके अंदर हम लोग देखो, मैंने बताया हाई लेवल लैंग्वेजेस आ गई थी। तो हाई लेवल लैंग्वेज थोड़ा सा ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग के करीब होती है। कौन सी आई थी? एल्गोल आया था, तो ये चीज एक मेरे को याद है। उसके अलावा तो मेरे को कोई याद नहीं है और कौन सी लैंग्वेज आई थी, बट ठीक है। और तो और इसके अंदर जो मैग्नेटिक टेप थी वो थोड़ी सी बड़ी कर दी, उसके अंदर बहुत ज्यादा डेटा स्टोर करने लग गए। लार्ज मैग्नेटिक कोर था, तो उसके अंदर हम लोग और डेटा स्टोर कर सकते थे, तो डेटा स्टोरिंग कैपेसिटी बढ़ गई अप टू 100 MB। ओके, इसके बाद आता है फोर्थ जनरेशन। अभी सॉरी, थर्ड जनरेशन का मैंने आपको फोटो भी नहीं दिखाया, तो ये है थर्ड जनरेशन। थर्ड जनरेशन में ऐसा कुछ दिखता था, काफी हद तक छोटा हो गया कंप्यूटर, आप देख सकते हो। फर्स्ट जनरेशन में कहा पूरा रूम लग रहा है, और यहाँ पे कितना सा हो गया है। अभी आता है फोर्थ जनरेशन। फोर्थ जनरेशन अभी का आप बोल सकते हैं, अभी आपने देखा होगा पिछले कुछ सालों में। ओके, तो फर्स्ट जनरेशन में हमारे पास माइक्रो प्रोसेसर आ गए। हम लोग ने आईसीज का लाइक बहुत सारे आईसीज को कंबाइन करके आप बोल सकते हैं वेरी लार्ज आईसीज बना ली। तो वेरी लार्ज आईसीज क्या करते हैं, बहुत ज्यादा इजी कर देता है हम लोग के काम को। हम लोग के आज की जो प्रोसेसर आप देखते हो i3 i5, तो वो इसी चीजों के ऊपर बेस्ड है। तो इसी से हम लोग का जो जनरेशन है वो आगे आगे बढ़ती गई। और तो यहाँ पे है ना और हाई लेवल लैंग्वेजेस आ गई, और हाई लेवल लैंग्वेजेस आ गई मतलब कि यहाँ पे सी लैंग्वेज आपने सुनी होगी। ये लैंग्वेज यहाँ पे आई थी फोर्थ जनरेशन में। तो सी लैंग्वेज अभी भी लाइक समझ के थोड़ी से पड़े हैं, बट आप बोल सकते हो समझ में आ जाती है।
वो बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज है। लेकिन इसके पहले वाली जो थी असेंबली लैंग्वेज, ये सब ये थोड़ा सा बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट थी समझने की। ओके, इसके बाद हमारे पास आता है फोर्थ जनरेशन का। कुछ आप फोटोज देख लो, या आप देख लो, या ऐसा कुछ दिखता था। एक सेकंड, मैंने थर्ड जनरेशन में भी यही फोटो डाल दिया है। ओके, थर्ड जनरेशन में मैंने कुछ तो गलती किया है, मैंने थर्ड जनरेशन का फोटो यहाँ पे डालना भूल गया है। हाँ, ओके, फोर्थ जनरेशन का मैंने गलत डाला है। नहीं नहीं, सही डाला है, मेरे को लगा मैंने गलत डाला है। तो ये था थर्ड जनरेशन। इसके अंदर आप देख सकते हो, इसके अंदर और भी पार्ट थे वो जो हम लोग को दिख नहीं रहा, लेकिन ये है फोर्थ जनरेशन। ये और कॉम्पैक्ट हो गया। जो आज के आप देखते हो ना, वैसा ही कुछ सिमिलर दिखता है। और तो यहाँ पे लैपटॉप पहली बार आ गए थे, हम लोग लैपटॉप का यूज करने लग गए थे, तो वो एक अच्छी चीज थी। एंड आप यहाँ पे हम लोग का एप्पल का मैकिनटॉश यहाँ पे ही आया था फोर्थ जनरेशन में। तो वो तो आपको पता ही होगा, लाइक बहुत पॉपुलर हुआ था ये चीज। सो वो तो मतलब कौन ही बोल सकता है। इसके अंदर हम लोग ने सेमीकंडक्टर का यूज किया था। और तो और जो हमारे मेमोरी जो थी, रैम रोम, वो यही से आई थी। जो सारी की सारी चीजें थी, रैम रोम, प्राइमरी सेकेंडरी मेमोरी, वो सारी की सारी फोर्थ जनरेशन से स्टार्ट होती है। ओके, इसके बाद आता है फिफ्थ जनरेशन। फिफ्थ जनरेशन मतलब कि एआई जो अभी करंट चल रहा है और आने वाला है। आने वाला क्या है, एआई वगैरह, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये जो है ये अभी भी डेवलपमेंट फेज में है। लेकिन कुछ कुछ चीजें आप देख सकते हो, जैसे कि अगर मैं कुछ बोलूँ, हे गूगल ये कर दो वो कर दो, लाइक कुछ चीजें मैं करा सकता हूँ हे गूगल बोल के, गाने प्ले वगैरह करना है तो वो चीजें मैं अभी भी कर सकता हूँ। तो हम लोग फिफ्थ जनरेशन के अंदर है अभी करंटली। फोर्थ और फिफ्थ के बीच में आप बोल सकते हैं, लेकिन मैं बोलूंगा फिफ्थ जनरेशन के अंदर ही है। फोर्थ जनरेशन खत्म हो गई है। इसके अंदर और हाई लेवल लैंग्वेजेस आ गई, जैसे कि जावा, पाइथन, पीएचपी, ये सारी बहुत ज्यादा अच्छी अच्छी लैंग्वेजेस आ गई। इसके अंदर हम लोग कोडिंग बहुत अच्छे से कर सकते थे। और तो और ये जो लैंग्वेज है आगे जाके इवॉल्व होगी, बट अभी आप बोल सकते हैं कि ये जो है ये हम लोग के लिए अभी तक के हाई लेवल लैंग्वेज है, जो अंडरस्टैंडिंग के बहुत ज्यादा करीब है। कि कोई बंदा अगर सीख रहा है ना ये लैंग्वेजेस, उसको बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगेगा सीखने के लिए, क्योंकि हम लोग इंग्लिश टाइप के लैंग्वेज का यूज करें। अगर उसको इंग्लिश आती है तो ये वाली लैंग्वेजेस, ये सारी लैंग्वेजेस उसको आ जाएगी। सी लैंग्वेज, जावा लैंग्वेज सीखना इतना मुश्किल नहीं है, थोड़ा सा दिमाग लगाना होगा और सारी चीजें हो जाएगी। ओके, इसके अंदर हम लोग ने सुपर कंडक्टर का यूज करना स्टार्ट कर दिया था। इसके अंदर ही हम लोग ने बहुत सारी चीजें आई थी, 4G 5G, ये सारी की सारी फिफ्थ जनरेशन के टेक्नोलॉजीज है। ओके, और तो और आप बोल सकते हैं इथरनेट वगैरह। इथरनेट ऑल दो फोर्थ जनरेशन में आ गया था, तो वो फोर्थ जनरेशन से आया था। इसके अंदर हम लोग के और एडवांस इनपुट सिस्टम्स आ गए, जिसके आप अभी रिसेंटली आपने देखा होगा कि लेजर कीबोर्ड आ गया, लेजर कीबोर्ड माउस आ गया। तो वैसी वैसी टेक्नोलॉजी फिफ्थ जनरेशन में काउंट होती है। और तो और जो एआई आने वाले हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, तो वो सारी की सारी टेक्नोलॉजी यहाँ पे आती है। ऑल दो कुछ लोग फिफ्थ जनरेशन को बोलते हैं अभी का जनरेशन है, जो फ्यूचर आएगा उसको हम लोग सिक्स जनरेशन बोले, लेकिन जब भी फ्यूचर आएगा तभी देखा जाएगा। करंटली हम लोग के बुक और इंटरनेट के हिसाब से ऐसा चीज है। अभी इसके अंदर मैं कुछ चीजें बता दूं। सबसे पहले आप आपकी बुक खोल के देख लेना कि यहाँ पे जनरेशन में उन्होंने ईयर क्या क्या लिखे हुआ। क्योंकि कुछ बुक्स के अंदर जो फोर्थ जनरेशन है उन्होंने लिखा है 1970 से लेकर 1980, तो 1980 में फोर्थ जनरेशन खत्म हो गया। तो कुछ बुक्स में लिखा हुआ है कि 1971 से प्रेजेंट तक है। कुछ बुक्स में लिखा हुआ है 1980 से 2010 तक है फोर्थ जनरेशन। तो ऐसा करके बुक टू बुक वो चीजें वैरी हो रही। अभी ऑफकोर्स ये फोर्थ जनरेशन वगैरह हम लोग ने बनाया, तो एक स्पेसिफिक डिफाइन कहीं पे नहीं है कि भाई यही चीज होगी या यही चीज होगी। ओके, तो जनरेशन के जो हम लोग के इवोल्यूशन है, उसके एक बार ईयर आपकी बुक में चेक कर लेना, क्योंकि बुक्स के हिसाब से वो वेरी कर सकता है। ओके, सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर आपको कुछ भी डाउट लगता है, कुछ भी पूछना होगा आपको, तो आप मुझे पूछ सकते हो कमेंट्स के अंदर। और तो मुझे इंस्टाग्राम पे भी पूछ सकते हो, लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, तो वहां से आप इंस्टाग्राम पे भी पूछ सकते हो। कमेंट सेक्शन तो हमेशा आपके लिए ओपन ही है। तो मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, और आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो।